उत्तराखंड की धामी सरकार ने विधायकों से सीधे संवाद की पहल शुरू कर दी है और पहले ही चरण में टिहरी लोकसभा के विधायकों से आज सीएम ने मुलाकात की और वहां के विकास योजनाओं को लेकर बातचीत की गई है। सीएम धामी ने क्षेत्रवाल विधायकों से मुलाकात की है और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस मीटिंग में मुख्य सचिव से लेकर विभागीय सचिव भी मौजूद रहे और सीएम धामी ने हर मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत की है। सीएम धामी ने हर महीने में लोकसभा वाले विधानसभाओं की समीक्षा की है। हालांकि टिहरी लोकसभा में आने वाले विपक्ष के 3 विधायक इसमें शामिल नहीं हुए और उन्होंने जानकारी नहीं देने की बात कही। इसके पीछे हेतु है कि जल्दी से जल्दी जो योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं धरातल पर उतरें और हमारे जनप्रतिनिधियों का जो सीधा फीडबैक है वो अधिकारियों के सामने भी आ जाए कि किस प्रकार से जो काम हम यहाँ से स्वीकृत कर रहे हैं, जो भी योजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से धरातल पर उतर पा रही कि नहीं उतर पा रही, उसमें और क्या कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं गैप हो रहा है तो उसको ठीक करें। ये तो मुझे आपके माध्यम से पता लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिहरी लोकसभा के माननीय विधायक गणों की बैठक बुलाई है। हमें इसकी कोई सूचना नहीं। उत्तराखंड में अब सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनने जा रहा है। यूपी के छांगूर गैंग के तार जब उत्तराखंड से जुड़े हुए मिले तो फिर देवभूमि एक बार फिर से धर्मांतरण के मुद्दे पर सुलग उठी। पिछले कुछ वक्त में मुस्लिम धर्मांतरण के मामलों में जिस तरह से तेजी आई उसने सरकार को चौकन्ना कर दिया है। अब सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को और कठोर बनाने की तैयारी में है और ये इस कानून में बड़ा संशोधन होगा। देखिए, उत्तराखंड में धर्मांतरण कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन अब इसका तरीका और रणनीति दोनों बदल चुके हैं। जहां पहले ईसाई मिशनरी दलित और कमजोर तबकों को टारगेट करते थे, वहीं अब मुस्लिम धर्मांतरण का नेटवर्क तेजी से पैर पसार रहा है। यूपी के बहुचर्चित छांगुर उर्फ जलालुद्दीन केस में उत्तराखंड कनेक्शन सामने आने के बाद सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। धार्मिक नक्शे पर एक साजिशन बदलाव की आशंका को देखते हुए अब कानून को और भी ज्यादा धारदार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस संशोधन के बाद देवभूमि में धर्मांतरण की कोई सोच भी नहीं पाएगा। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त से होने जा रहे विधानसभा सत्र में से पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए यूपी, हरियाणा और राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून का अध्ययन किया जा रहा है। नए संशोधन के तहत धर्मांतरण करने और कराने वाले दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। सजा को 10 साल ही रखते हुए जुर्माने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जा सकती है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार डीएम को दिया जा सकता है। लव जिहाद जैसे मामलों को भी धर्मांतरण विरोधी कानून के दायरे में लाया जा सकता है। धर्मांतरण जिस प्रकार से कुछ मामले अभी फिर से आए हैं और हमने धर्मांतरण का कानून पहले भी बनाया था, लेकिन अब हम ऐसे प्रावधान कर रहे हैं कि कोई भी धर्मांतरण करना तो बहुत दूर की बात, देवभूमि उत्तराखंड में उसके बारे में सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। धामी सरकार ने पहले भी 2023 में इस कानून को संशोधित कर सख्त बनाया था, लेकिन अब सरकार इसे और व्यापक कठोर रूप देने जा रही है। कानून में एक बार फिर संशोधन की खबर का साधु संत भी समर्थन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लव जिहाद पर जो कार्य कर रहे हैं वो ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं देश के अंदर, कि लव जिहादी और धर्मांतरण वाले कभी भी उत्तराखंड की तरफ आंख न उठा सके। उत्तराखंड के सीमांत और पहाड़ी जिलों में बीते कुछ सालों में मुस्लिम धर्मांतरण की घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे ज्यादा मामले लव जिहाद के रूप में सामने आए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 5 सालों में 54 मामले दर्ज किए गए। लिहाजा अब धामी सरकार की सख्ती इस पर लगाम लगाने का काम करेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की। सीएम आवास में हरीश रावत ने ये मुलाकात की। सीएम आवास में मुलाकात जो हुई शिष्टाचार मुलाकात रही। इस दौरान कई विषयों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है।
हरिद्वार में गंगा किनारे 48 स्टोन क्रशरों को बंद करने का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। कोर्ट ने डीएम हरिद्वार को आदेश दिया है कि इन स्टोन क्रशरों की बिजली पानी काटकर 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करें। कोर्ट में इस मामले में फाइनल सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने ये आदेश मातृ सदन की याचिका पर दिया। मातृ सदन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रायवाला से भोगपुर के बीच अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जो स्टोन क्रशर्स को खोलने का परमिशन दिया था वो परमिशन उनका इलीगल था और उन स्टोन क्रशरों को बंद किया जाए, वो पूरी इलीगल है। और डीएम और एसएसपी हरिद्वार को डायरेक्शन दिया है कि आप इस ऑर्डर का कंप्लायंस करा के 1 सप्ताह में रिपोर्ट दीजिए। चमोली में लामबगड़ जेपी बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से अलकनंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदी उफान पर है। वहीं प्रशासन की टीम ने लोगों से नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की है। निचले इलाकों में नदी का पानी आफत ला सकता है, लिहाजा नदी के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके बाद सोनप्रयाग के पास सड़क बंद हो गई है। वहीं पैदल रास्ता भी टूट गया है और गौरीकुंड जाने के लिए आवाजाही बंद हो गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को वैकल्पिक रास्तों से निकाला जा रहा है, लेकिन वहां पर भी मुसीबत कम नहीं है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से 2-3 दिन केदारनाथ की यात्रा पर न आने की अपील की है। पर जो पैदल मार्ग अल्टरनेट था वो भी बह जाने के कारण कोई भी मार्ग अभी गौरीकुंड जाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मेरी सारी यात्रियों से निवेदन है कि अगले 2-3 दिन तक केदारनाथ की तरफ अगर आपकी यात्रा का प्लानिंग हो तो किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पूर्ण कर ले। अगले 2-3 दिन तक मार्ग खुलने तक ये रोड बंद रहेगा। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, टनकपुर हाईवे बॉर्डर की इकलौती लाइफलाइन है, लेकिन इन दिनों इस हाईवे में सफर करना किसी मौत को दावत देने से कम नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि घाट बैंड के पास इस हाईवे में पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते हाईवे कई घंटों तक बंद हो रहा है। और हाईवे बंद होने से सैकड़ों यात्री आए दिन परेशान हो रहे हैं। घाट बैंड बीते सालों से डेंजर जोन बना हुआ है और बावजूद इसके एनएच ने अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, जिसका नतीजा है यात्रियों की जिंदगी पर खतरा अब मंडराने लगा है। और चमोली से खबर है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर सेना के जवानों की बस पलट गई। सोलना के पास सेना के जवानों को ले जा रही बस सड़क पर पलट गई। हादसे में सेना के 7 जवानों को चोट आई है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि निजी बस में सेना के 31 जवानों को लेकर जोशीमठ से देहरादून के रायवाला की ओर जा रही थी, तभी अचानक से बस सड़क के किनारे पलट गई। देहरादून में प्रदेश के 550 सरकारी स्कूलों को उद्योगपतियों के द्वारा गोद लिया गया है, जिसको लेकर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। स्कूलों की दशा को बदलने के मद्देनजर उद्योगपतियों से स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार को लेकर MOU साइन किए गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि इस पहल से दूरस्थ इलाकों के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा और स्कूलों में बच्चों को कई तरह की स्मार्ट सुविधाएं मिल पाएंगी। इस अभिनव पहल के तहत इन स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सामग्री, स्वच्छ कंप्यूटर, स्वच्छ शौचालय, कंप्यूटर लैब जैसी अनेक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। और ये शुरुआत आज हमारी प्रारंभ हुई है और जब तक उत्तराखंड का एक एक विद्यालय पूरी तरह से सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नहीं हो जाता, तब तक ये हमारी पहल चलती रहेगी।
और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। तो कल पंचायत चुनाव में फैसले का दिन है। कल सुबह 8 बजे से पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग 89 ब्लॉक मुख्यालयों पर होगी, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दौरान स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना केंद्र तक सभी व्यवस्थाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगी। मतगणना के लिए करीब 15,000 कर्मचारियों और 9,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। कल सुबह 32,580 उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। इस बार पंचायत की वोटिंग 2 चरणों में हुई थी। पहले चरण में 24 जुलाई को 12 जिलों के 49 ब्लॉकों में वोटिंग हुई थी, जबकि 28 जुलाई को 10 जिलों के 40 ब्लॉक में वोट डाले गए थे। जबकि पंचायत चुनाव में आज 2 बूथों पर रीपोलिंग हुई, जिसमें उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पिस्तौर बूथ और अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट का गनोरी मतदान केंद्र है। दोनों बूथों पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद आज दोनों बूथों पर शांति के साथ फिर से वोट डाले गए। अब कल सुबह 8 बजे से दोनों चरणों के वोटों की गिनती की जाएगी। विकास खंड स्तर पर ये मतगणना होनी है, चारों पदों की काउंटिंग की, और पूरी तरह से ट्रेनिंग प्रशिक्षण सबको दे दिया गया है। इसी प्रकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी मतगणना में ना होने पाए। सभी को निर्देश दिए गए हैं। मतगणना हॉल में सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उनके बाहर भी सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा गार्ड भी वहां पर तैनात है। पंचायत चुनाव में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुरुवार को सुबह 8 बजे से जिले के 8 ब्लॉक में मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी ब्लॉक में 14 टेबल की मतगणना होगी। मतगणना के लिए कर्मचारियों की तैनाती 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 8 बजे से 2 बजे तक काम करेगी, जबकि दूसरी पाली 2 बजे से मतगणना पूरी होने तक तैनात रहेगी। कि मतगणना को लेकर पिथौरागढ़ में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी ब्लॉकों में मतगणना कल सुबह 8 बजे से होगी और 14 टेबल मतगणना के लिए यहां पर लगाई गई हैं और 14 टेबल में 5 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा हर टेबल के साथ, और 2 पालियों में कर्मचारियों की यहां पर तैनाती होगी और 28 पोलिंग पार्टियां हर ब्लॉक में यहां पर तैनात की जाएंगी। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कांग्रेस कितने जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाएगी, इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और गोविंद सिंह कुंजवाल को छोड़कर बड़े नेता ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, जबकि 2 नेताओं के परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल और ये चुनाव है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस 11 नगर निगम में हारी। अब सवाल 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का है। गुरुवार को रिजल्ट आने के बाद इसका गुणा भाग शुरू होगा, लेकिन जहां बीजेपी 12 के 12 जिलों में अध्यक्ष बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है, वहीं रिजल्ट को लेकर कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बेटे अभिषेक के लिए जिला पंचायत में जान झोंकी है, तो देहरादून जिला कांग्रेस जीतेगी, ये कॉन्फिडेंस सीनियर नेता प्रीतम सिंह को भी है। वहीं अल्मोड़ा में जिला पंचायत सदस्य के लिए पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने बहू सुनीता कुंजवाल के लिए कैंपेनिंग की, लेकिन इससे ज्यादा कांग्रेस का कोई नेता पंचायत चुनाव में एक्टिव नहीं दिखा। ऐसे में देहरादून को छोड़कर कांग्रेस बाकी 11 जिलों में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बताने की पोजीशन में भी नहीं है। परिणाम आ जाए तो सब चीजें साफ हो जाएंगी। वैसे हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि कांग्रेस का जो है जिला पंचायत अध्यक्ष इससे ऐसे सारे पूरे प्रदेश के अंदर जितने हमारे बड़े नेता थे, उन्होंने जहाँ जहाँ उनकी मांग थी, जहाँ जहाँ वो योगदान दे सकते थे, वहाँ गए और उन्होंने अपना योगदान। साल 2019 में कांग्रेस में 12 जिलों में 3 जिले जीते, लेकिन इस बार कांग्रेस जिस तरह चुनावी मैदान में दिखी है, उसे पंचायत चुनाव में बड़े प्रदर्शन की उम्मीद कम है। निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मथुरादत्त जोशी कांग्रेस और उसके नेताओं को किसी फाइट में नहीं मानते। कि पूरे प्रदेश में कहीं कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी,
निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस का ही अस्तित्व पंचायतों में, विशेषकर जिला पंचायत में कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस बार जिस तरह पंचायत चुनाव लड़ा है उसे देखते हुए कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा नजरें देहरादून और अल्मोड़ा पर जा टिकी हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। गुरुवार को पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। वहां पर कांग्रेस ने मतपत्रों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पलटवार किया और कांग्रेस के आरोप हर बार की तरह मनगढ़ंत और निराधार पाए गए। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था होती है, ग्राम पंचायत, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, और चूँकि जिस प्रकार का रिजल्ट पिछले चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र भाई मोदी जी, पुष्कर धामी जी के पक्ष में हमारे राज्य की जनता ने हमेशा दिया है। इससे पहले भी स्थानीय निकाय के चुनाव, मेयर के चुनाव में भी उन्होंने रिजल्ट दिए। तो मैं समझता हूँ कि हर बार विपक्ष कुछ न कुछ इस प्रकार के मतगणना से पहले या चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें करता है, क्योंकि उनको पता ही है कि उनका आधार अब जमीन में रहा नहीं, और ज़मीन में उनको कुछ आधार नहीं होने के कारण से वो कुछ न कुछ मनगढ़ंत बातें ऐसी करते ही रहता है। नैनीताल के एडीएम को हिंदी नहीं बोल पाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर 18 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कैंचीधाम एसडीएम और नैनीताल एडीएम विवेक राय कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने जब सवाल पूछा तो विवेक राय ने अंग्रेजी में बातचीत में दिक्कतें बताई, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश में कहा कि जिन अधिकारियों को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती उनको चुनाव में जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं है। कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर इसकी जांच करने को कहा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की 3 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी की अनिवार्यता कोर्ट लैंग्वेज के लिए जरूरी है। न्यायालय ने अपर जिलाधिकारी महोदय से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने हिंदी में उत्तर दिया, जिस पर माननीय न्यायालय ने पूछा कि क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी में बोल तो नहीं सकता हूँ, अंग्रेजी समझता हूँ। इस पर आपत्ति जताते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा था कि मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयुक्त इस बात का भी परीक्षण करें, क्या एक अधिकारी जो अंग्रेजी भाषा को नहीं बोल सकता है, क्या वो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन कर सकता है। इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वर्किंग के लिए। हालांकि उसमें तो पार्लियामेंट की भी लैंग्वेज इंग्लिश ही थी, बट यह है कि बाद में उसको बदला गया। बट उसमें प्रोविज़न भी है, अगर गवर्नर चाहें तो उसमें बाई नोटिफिकेशन क्षेत्रीय भाषा को उसमें स्थान दे सकते हैं इंग्लिश के अलावा, पर ऐसा एक ड्यू प्रोसेस है। पचवादून के नशा मुक्ति केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों पर चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। जांच में खाने में अनियमितता, नशे से पीड़ित मरीजों के रखरखाव और दस्तावेजों में भी खामियां पाई गई। किसी भी सेंटर पर कोई भी नर्स और डॉक्टर नहीं मिला। छोटे छोटे कमरों में मरीजों को रखा जा रहा है। वहीं एसडीएम विकासनगर ने बताया कि खामियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। आज 3 नशा मुक्ति केंद्रों का संयुक्त रूप से हमारे द्वारा जांच की गई है और इसमें एक रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाएगी। नहीं, ये पिछली बार जो किया गया था 3 नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण किया गया था, आज भी 3 का निरीक्षण किया गया। आगे भी अभियान जारी रहेगा। जो नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं, जो यहाँ पे लोग भर्ती हैं, उनको मानकों के अनुसार इलाज मिले और उनकी रिकवरी हो। देहरादून में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उसी तरह से नशा छुड़ाने के नाम पर फर्जीवाड़ा भी बढ़ गया है। आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ कि कई नशा मुक्ति केंद्र ऐसे हैं जिनके पास ना तो लाइसेंस है, ना डॉक्टर है, ना ही कोई योग्यता है, और यही सेंटर बार बार बर्बरता का केंद्र बन जाते हैं। ऐसे में अब एसटीएफ इन झोला छाप नशा मुक्ति केंद्रों पर एक्शन की तैयारी में है। देखिए,
उत्तराखंड में नशे का धंधा बढ़ा तो नशा मुक्ति केंद्रों की धंधेबाजी भी परवान चढ़ने लगी। लेकिन अब आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाला है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून के 140 में से ज्यादातर नशा मुक्ति केंद्र बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में सिर्फ 130 नशा मुक्ति केंद्र ही रजिस्टर्ड हैं और बाकियों के पास कोई लाइसेंस नहीं है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कई नशा मुक्ति केंद्रों को चलाने वाले खुद नशाखोरी के आदी रह चुके हैं और रिहैब तक में जा चुके हैं और अब वही नशाखोर डॉक्टर बन चुके हैं। सिर्फ 8वीं और 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले लोग नशा मुक्ति केंद्र के ठेकेदार बने हुए हैं। देहरादून के एक सेंटर में ना मनोचिकित्सक है ना कोई अन्य डॉक्टर, लेकिन फिर भी मोटी फीस वसूली जा रही है, लिहाजा अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जो मानक पूर्ण नहीं कर रहे हैं उनकी निरीक्षण रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। इसमें जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसके समक्ष सभी जो डेफिशिएंसीज हैं, जो वहाँ पर मैल प्रैक्टिसेस हैं, उनकी रिपोर्ट सबमिट की जाएंगी और नियमानुसार उन पर पीनल एक्शन लिया जाएगा। इसका सर्वे कराया गया तो ये पाया गया कि प्रदेश में लगभग 200 से कुछ ऊपर नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं और 136 रजिस्टर्ड हैं। तो जो अनरजिस्टर्ड नशा मुक्ति केंद्र हैं इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक मीटिंग हुई है। नशा छुड़ाने के नाम पर ये नशा मुक्ति केंद्र कई लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर चुके हैं, लेकिन अब न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और ऐसे फर्जी केंद्रों की लिस्ट तैयार हो रही है। जिसके पास वैध दस्तावेज और स्टाफ नहीं होगा उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी और नशा छुड़ाने के नाम पर चल रहा गोरख धंधा पूरी तरह से बंद होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुड़की में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पिरान कलियर पुलिस ने 6 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ढोंगी बाबा तंत्र मंत्र और जादू टोना कर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। देहरादून में चल रहे पीपीपी मोड पर सरकारी यूपीएचसी सेंटरों पर डीएम और हेल्थ विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सामने कई खामियां आई। पिथौरागढ़ में पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मौजूद लोगों को मतगणना के बारे में सभी जानकारियां दी गई। पंचायत चुनाव को लेकर हल्द्वानी ब्लॉक के वोटों की गिनती एचएन इंटर कॉलेज के कैंपस में होगी। वोटों की गिनती 7 राउंड में होगी, जिसके लिए 28 टेबल लगाई गई हैं। हर टेबल पर 5-5 कर्मचारी होंगे। विकासनगर में पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर चक्राता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना को लेकर विकासनगर में 60, सहसपुर में 50 और चक्राता में कालसी ब्लॉक में 24-24 टेबल। बागेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 118 पर्यवेक्षक और 472 सहायक तैनात किए गए हैं। रामनगर में पंचायत चुनाव की मतगणना टीएनजी डिग्री कॉलेज में होगी। मतगणना के लिए 20 टेबल लगाई गई हैं। 7 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। पिथौरागढ़ में जंगली मशरूम खाने से ग्रामीणों की हालत लगातार खराब हो रही है। बीते कुछ दिनों में जंगली मशरूम खाने से 2 लोगों की मौत। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जंगली मशरूम न खाने की अपील की। अल्मोड़ा स्टेडियम में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 3 अगस्त को प्रतियोगिता का समापन मैच खेला जाएगा। अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर परिसर में श्रावण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊनी शैली, कुमाऊनी व्यंजन और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त 2 अगस्त को जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किश्त जारी करेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया उत्तराखंड में 8,25,000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा और 184 करोड़ 25 लाख रुपए जारी होंगे। उत्तराखंड में जिले ब्लॉक से किसान इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, तो देहरादून से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। उत्तराखंड के 8,28,727 लाभार्थियों को कुल 184.25 करोड़ की धनराशि से
लाभान्वित किया जाएगा। उत्तराखंड को 19 किस्तों में कुल 3,111.49 करोड़ की धनराशि अभी तक वितरित की जा चुकी है।